अंडरटेकर के करियर को लेजेंडरी राइवल्स ने डिफाइन किया है, पर कुछ राइवल्स उसके सामने ऐसे भी खड़े हुए थे जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े प्लान्स थे, जिसमें से कुछ फ्यूचर स्टार्स फ्लॉप हो गए, कुछ मॉन्स्टर्स एक्सपोज हो गए और एक डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और ये वो राइवल्स थे जो टेकर के करियर में एक खराब मेमोरी बनकर रह गए। और इस लिस्ट की शुरुआत होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डन एरा के वन ऑफ द पॉपुलर सुपरस्टार द अल्टीमेट वॉरियर से। अब वॉरियर को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का रीजन सिर्फ मैच क्वालिटी है। अंडरटेकर का कैरेक्टर अपने इनिशियल टाइम के हिसाब से एक टेरिफाइंग हील था और वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मेजर फेस था जो ऑलरेडी उस साल अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हार गया था और रैंडी सैवेज के साथ उसका एक फ्यूड रहा था। पर उसके बाद उसने टेकर के साथ बहुत सारे हाउस शो में मैचेस लड़े थे, क्योंकि समरस्लैम पेपरव्यू होने से पहले वॉरियर को फिर से एक मैसिव हाइप चाहिए थी। और अंडरटेकर का काम था उस टाइम पर क्राउड को इन्वेस्ट रखना और वॉरियर की इंप्रेसिव और अनबीटेबल पर्सोना को मेंटेन रखवाना था। और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे हाउस शो में मैचेस दिए थे, पर उसे टीवी पर नहीं दिखाया गया था। पर वॉरियर और टेकर दोनों अच्छे मैचेस देने में नाकाम रहे थे। टेकर ने वॉरियर के लिए कई इंटरव्यूज में कहा है कि उसकी पूरी एनर्जी उसके एंट्रेंस में खत्म हो जाती थी, पर वो एक अच्छा शोमैन था, पर रिंग में वो स्ट्रगल करता था। उसके अपोनेंट्स को उसके मूव्स को सेल करना पड़ता था और वॉरियर को एक स्ट्रॉन्ग थ्रेट की तरह दिखाना पड़ता था। और यहीं से वॉरियर अपनी इंटेंसिटी में कई बार अपने अपोनेंट्स को रियलिटी में इंजर्ड कर देता था और उसके अगेंस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस और टैलेंटेड रेसलर ही खड़े हो सकते थे जो वॉरियर के मैचेस को एंटरटेनिंग बनाते थे। इसलिए टेकर और वॉरियर के मैच क्वालिटी वाइज इंप्रेसिव नहीं बन सके थे। और उनका एक ही मेमोरेबल मोमेंट फैंस को याद है जहां पर टेकर वॉरियर को कॉफिन में बंद कर देता है। पर वॉरियर टेकर के सबसे पॉपुलर वर्स्ट राइवल में से नहीं था। सबसे पॉपुलर वर्स्ट राइवल आता है जिसके बारे में कुछ टेकर ने कई इंटरव्यूज में बताया है। अर्ली 90s का टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा था कि जब भी कोई सुपरस्टार जो साइज में बड़ा या कोई अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे डालती थी। एक और करिश्मा कुदरत का आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में और वो था जायंट गोंजाल्विस। पास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई आंड्रे द जायंट जैसे सुपरस्टार को लेजेंड बना चुका था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस जायंट को भी एक्सपेरिमेंट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिस्टीरियस फिनाम से द अंडरटेकर के साथ। गोंजाल्विस को अंडरटेकर के सामने खड़ा कर दिया गया था और रेसलमेनिया 9 और समरस्लैम पर इनके मैचेस देखने को मिले थे। रेसलमेनिया 9 का मैच तो टेकर के करियर का अभी तक का सबसे खराब और वर्स्ट रेसलमेनिया मैच साबित हुआ था और समरस्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोंजाल्विस को उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया था। गोंजाल्विस की रेसलिंग स्टाइल स्टिफ थी और स्लो थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उसके लिए कोई क्रिएटिव प्लान्स भी नहीं थे और उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर बहुत शॉर्ट रहा था। पर इतने साल बीत जाने के बाद भी जायंट गोंजाल्विस और अंडरटेकर का फ्यूड याद रखा जाता है सिर्फ खराब स्टोरी लाइन की वजह से। पर ये राइवलरी एटलीस्ट यूनिक अट्रैक्शन थी, क्योंकि अगला अपोनेंट जो आने वाला है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो सिर्फ डेडमैन का राइवल नहीं था, वो एक फ्यूचर मेन इवेंट सुपरस्टार होने वाला था। पर वो बन ना सका, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई योकोजुना जैसे सुपर हेवीवेट को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाकर एक मेजर हील में ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी, तो उस टाइम पर विंस ने एक और सुपर हेवीवेट मेबल के साथ भी वही सेम एक्सपेरिमेंट करना चाहा था, जहां पर उसे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जितवाया गया था, जहां पर वो टेकर को हराकर फाइनल्स तक जाता है और टेकर के साथ ही उसके सीरीज ऑफ हाउस शो मैचेस भी हुए थे। टेकर ने अपनी तरफ से मेबल को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करी थी, जहां पर टेकर ने बम्स लिए थे जिसमें डेडमैन की ऑर्बिटल बोन भी इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से टेकर को फैंटम टाइप ओपरा मास्क पहनना पड़ा था। मेबल की रिंग स्किल्स खराब थी और वो रिंग में अपने अपोनेंट्स को इंजर्ड भी कर चुका था। योकोजुना के पास रिंग स्किल्स थी, मेबल के पास नहीं। वो बस रैप कर सकता था और नाच गाकर फैंस को एंटरटेन कर सकता था, बस। मेबल और अंडरटेकर की राइवलरी थोड़ी और आगे तक चली थी, जहां पर टेकर ने मेबल को कंप्लीटली डोमिनेट किया था। टेकर का पर्सनल ओपिनियन मेबल के लिए काफी क्लियर था। टेकर ने मेबल को आउट ऑफ शेप और अपने स्पॉट्स की टाइमिंग को मिस करने के लिए क्रिटिसाइज किया था। पर ईयर 99 के मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फेज में टेकर मेबल को वेजरा बनाकर वापस लाया था। ईयर 1995 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वर्स्ट था और साथ में अंडरटेकर के लिए भी, क्योंकि उसी साल पूरे रोस्टर में उसके खिलाफ खड़े होने वाला कोई अपोनेंट ही नहीं था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एक पुराने लेजेंड को वापस लेकर आई थी। टेकर का फ्यूड उस टाइम पर $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के साथ चल रहा था और आईआरएस को टेकर हरा चुका था। अब रेसलमेनिया की ग्रांड स्टेज पर टेकर का मुकाबला होने वाला था किंग कॉन्ग बंडी से, जो एक अल्टीमेट रेसलमेनिया लेजेंड था जिसने हल्क होगन के साथ एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच दिया था। पर ईयर 95 तक वो एक्सप्लोसिव मॉन्स्टर नहीं रहा था। उसकी रिंग स्किल्स टाइम के साथ खत्म हो गई थी, जो नए और फास्ट सुपरस्टार्स के साथ कम्पिटिटिव मैचेस नहीं दे सकता था। और अंडरटेकर और बंडी का रेसलमेनिया मैच फिर से वर्स्ट साबित हुआ था, जहां पर टेकर ने आसानी से मैच जीत लिया था और बंडी एक यूजलेस थ्रेट की तरह निकला। और मैनेजमेंट को भी उसी टाइम ये रियलाइज हो गया था कि बंडी अब फेड हो गया है और बैकस्टेज एनवायरनमेंट भी बंडी जैसे लेजेंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था और उसे कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बंडी और गोंजाल्विस या अंडरटेकर के वर्स्ट रेसलमेनिया अपोनेंट थे, तो आप गलत समझ रहे हैं। जब एटीट्यूड एरा अपनी पीक पर था और टेकर अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फेज में था, तब उसकी राइवलरी मिकमैन्स के साथ चल रही थी। तब मिकमैन और कॉर्पोरेशन के बॉडीगार्ड के रूप में बिग बॉस मैन टेकर को चैलेंज करता है
और बिग बॉस मैन भी बंटी की तरह गोल्डन एरा के वन ऑफ द लेजेंडरी परफॉर्मर्स में से एक था, जिसने उस टाइम पर बहुत सारे क्लासिक मैचेस और राइवलरीज दी थी। पर बदलते नए एटीट्यूड एरा के टाइम पर भी वो बॉसमैन नहीं रहा था। हर साल का रेसलमेनिया इवेंट टेकर के लिए एक स्पेक्टेकल से कम नहीं होता था। उसका ग्रैंड एंट्रेंस ही अगर फैंस देख लेते थे तो उनका पैसा वसूल हो जाता था। बिग बॉस मैन और अंडरटेकर के मैच की स्पेकुलेशन थी हेल इन अ सेल मैच, जिसके साथ एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा थी क्योंकि टेकर ऑलरेडी बैड ब्लड पेपरव्यू में एक वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक मैच दे चुका था। बिग बॉस मैन और टेकर का मैच सब तरफ से एवरेज ही निकला और उस टाइम पर दूसरे स्टार्स थे जो टेकर के वर्दी कॉम्पिटिटर्स हो सकते थे रेसलमेनिया के लिए, पर इनका मैच सिर्फ स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए रखा गया था क्योंकि रेसलमेनिया 15 आउट एंड आउट ऑस्टिन वर्सेस रॉक के लिए इन्वेस्टेड था और वही इस रेसलमेनिया का सेलिंग पॉइंट था। इस पीरियड में अंडरटेकर के अगेंस्ट कोई मेजर राइवल था ही नहीं। अंडरटेकर और बॉसमैन के मैच को बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, जिसमें ना तो कोई एक्शन था और ना कोई ड्रामा। और मैच खत्म होने के बाद एक कंट्रोवर्शियल सेगमेंट देखने को मिलता है जहां रिंग के बीच में ही बिग बॉस मैन को हैंग कर दिया जाता है। मैच खराब निकला पर बॉसमैन को रिंग में फांसी लगाने के लिए याद रखा गया था। और अभी तक हमने जिन राइवल्स की बात करी या तो उनकी रिंग स्किल्स वीक थी या प्रेजेंटेशन वीक था, पर अब जो आने वाला है वो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार था, WWE में नहीं WCW में। 2001 तक टेकर WWE के सबसे बड़े नामों में से एक हो गया था, जहां ऑलरेडी उसने एक डेकेड WWE में बिता दिया था और अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके वो एक बाइकर बन गया था। 2001 के टाइम पर ही WWE ने WCW को परचेस कर लिया था और ये फेमस था इन्वेजन एंगल के लिए, और यहाँ धीरे धीरे करके WCW के सुपरस्टार्स WWE में आने लगे थे और उनमें से एक था डायमंड डेलास पेज। अब DDP को किसी पुश की नीड नहीं थी, ना उसे कोई हाइप चाहिए थी, पर WWE ने उसको भी बर्बाद कर दिया एक गलत कैरेक्टर में दिखाकर, जो अंडरटेकर की वाइफ को स्टॉक करता है। और ये स्टॉकर एंगल ने ही DDP के रेसलिंग करियर पर एक कलंक लगा दिया था। अब अंडरटेकर और डायमंड डेलास पेज एक ड्रीम मैच है, पर WWE ने DDP को बिल्कुल ही इन्फीरियर दिखाया अंडरटेकर के अगेंस्ट, जहां किंग ऑफ द रिंग और समर स्लैम पर इनके मैचेस हुए थे, जहां WWE और टेकर ने मिलकर DDP को पूरी तरह से बरी कर दिया था। और अब इसके बाद जो नाम आने वाला है उसे भी WWE ने एक मेजर होप के साथ लॉन्च किया था, जब रूथलेस एग्रेशन एरा अपने इनिशियल दौर में था और WWE नए टैलेंट्स को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें से एक था जॉन हाइडनराइट, जिसके अंदर WWE ने एक मेजर पोटेंशियल को देखा था, जिसके पास अच्छा फ्रेम था और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस था, और उसे टेकर के साथ एक राइवलरी में डाल दिया गया था। और हाइडनराइट जैसे न्यू कमर के लिए एक मेजर ब्रेक था और उसे एक साइकोपैथ की तरह दिखाया गया था और पॉल हेमन को उसके साथ पेयर किया गया था। लेकिन ये राइवलरी टेकर को एलिवेट करने के बजाय WWE के मैनेजमेंट पर सवाल खड़ी करने लगी थी, क्योंकि हाइडनराइट की रिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं निकली। टेकर और हाइडनराइट ने सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल पर मैचेस दिए थे, पर उनकी रिंग केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर पाया था, क्योंकि अंडरटेकर उस टाइम पर एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना को कैरी कर रहा था और उसके अगेंस्ट जो अपोनेंट खड़ा होता था या तो उसे ऑस्टिन, रॉक, ट्रिपल ए, शॉन माइकल्स, कर्ट एंगल या केन के लेवल का होना चाहिए था, तभी टेकर के मैचेस ग्रेट बनते थे। और हाइडनराइट को जॉन सीना या रैंडी ऑर्टन के लेवल का भी परफॉर्मर नहीं था जो उस एक्सपेक्टेशन पर खड़ा हो पाता। और ब्रूस प्रिचर्ड ने इनके मैचेस को टेरिबल से भी ज्यादा खराब बताया था, जिसमें से टेकर को ही पूरे मैच का डायरेक्शन संभालना होता था। और अब जो फाइनल वर्स्ट राइवल आने वाला है, और आप ये सोचेंगे कि इस अपोनेंट को इस लिस्ट में मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हम उन राइवल्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ अंडरटेकर की मैच क्वालिटी और लेजेंडरी स्टोरी टेलिंग नहीं बन पाई थी। तब इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है द ग्रेट खली का। अब ग्रेट खली को मेजर ब्रेक थ्रू भी इसलिए मिला था क्योंकि एक इंडियन होते हुए उसने देश का नाम WWE में ऊंचा किया था, और वो भी WWE के सबसे बड़े नामों में से एक दी अंडरटेकर के खिलाफ। खली ने अपने डेब्यू में ही टेकर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यहाँ जिस तरीके से टेकर ने खली के मूव्स को सेल करके उसे डोमिनेटिंग दिखाया था वो काबिले तारीफ है। पर खली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि खली की रेसलिंग स्टाइल सिर्फ उसके पावर मूव्स पर ही डिपेंडेंट थी, पर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड थी। और जजमेंट डे 2006 में खली ने टेकर को सिर्फ एक बिग बूट से ही पिन कर दिया, जिससे खली एक अनडिस्प्यूटेड डोमिनेटिंग मॉन्स्टर तो स्टेब्लिश हो गया था, पर टेकर सिर्फ बिग बूट से ही पिन हो जाए ये देखना गले से नहीं उतरता है, क्योंकि टेकर ने उस एरा में बड़े बड़े चेयर शॉट्स अपने सर पर खाए थे, और वो अगर सिर्फ एक बिग बूट से पिन हो जाता है तो ये टेकर के हाई सेलिंग पॉइंट को क्रिटिसाइज करता है। और अगर इतने साल बीत जाने के बाद हम खली के मैचेस को अगर फिर से एनालाइज करते हैं तो एक चीज साफ हो जाती है कि उस टाइम पर खली का मॉन्स्टर प्रेजेंस और डोमिनेटिंग ओरा काम कर गया था, और खली को एज ए मेजर थ्रेट और सुपरस्टार बनाने के पीछे भी अंडरटेकर ही था। तो दोस्तों, अंडरटेकर के लेजेंडरी करियर के पीछे उसकी ग्रेटेस्ट राइवलरीज रही है, लेकिन उसकी हर राइवलरी सक्सेसफुल नहीं रही, जिसमें से कुछ WWE के बड़े नाम थे और कुछ खराब एक्सपेरिमेंट्स थे, पर अल्टीमेटली ये राइवलरीज फैंस के एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी थी।